नमस्कार दोस्तों। आपने नारा बहुत सुना होगा, बहुत हुआ नारी परवार अब की बार मोदी सरकार। आपने यह भी नारा सुना होगा कि कुशासन नहीं सुशासन। आपने यह भी सुना होगा भय मुक्त। तो अब आप देखिए, न सुशासन है, न नारी परवार रुका और ना ही भय मुक्त है। हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और बदले हुए हैं क्यों? क्योंकि इस देश में हिंसा हो रही है, लड़कियों के साथ रेप हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं और आदिवासी मारे जा रहे हैं। जी हां, जब यह सब कुछ हो रहा हो और यह चीख चीख कर बता रहा हो भारत सरकार का गृह मंत्रालय, एनसीआरबी, जी हां, उसके आंकड़े यह बता रहे हैं, हमारे आपके नहीं, कि भारत में लड़कियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं और सबसे ज्यादा महिलाएं जहां सुरक्षित हैं वो वही राम राज्य वाला है जहां एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है। जी, वो उत्तर प्रदेश। और उसके बाद में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहां पर भाजपा की आदर्श सरकार है, आरएसएस का मुख्यालय है। जी, तीसरे नंबर पे वो राजस्थान है जिस राजस्थान को न जाने क्या बना देने की बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे और जहां भाषण दे के कह रहे थे कि वो तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, वो तुम्हारी जमीन बंटवा लेंगे, वो तुम्हारा क्या कर लेंगे, आज वहीं सबसे असुरक्षित है। तो अब आप समझिए, टॉप 3 में यह स्थिति है। और उसके बाद चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल भी आता है। पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं चौथे नंबर पे असुरक्षित थी और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। तो यानी जितने प्रदेश हैं जहां पर महिलाएं असुरक्षित हैं वो सभी वो हैं जो भाजपा के या तो सीधे राज्य में है या भाजपा के सहयोगी कभी रहे उनके राज्य में है या छद्म विपक्ष के राज्य। जी, ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े बयां कर रहे हैं वह सच्चाई। जब यह सच्चाई सामने आती है कि भारत के अंदर इतना ज्यादा अपराध हो रहा है, इतना ज्यादा लड़कियां असुरक्षित हो रही हैं, तो फिर नारी कहां जाए? नारी वंदन किसके लिए हो रहा है? नारी वंदन के नाम पे अराजकता हो रही है, हत्याएं हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। यही कह के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आए हैं कि हम गुंडा राज खत्म करेंगे और साहब सत्ता में आते ही क्या करने लगे वो देखने वाला है। देखिए, ये जय श्री राम हो रहा है और ये करो। आप सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये कुकर्म करने में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, महिलाओं का इस्तेमाल करने में बीजेपी बहुत माहिर है, वो हर तरह से इस्तेमाल करती है। तो उस तरह से वो महिलाओं का भी इस्तेमाल कर रही है, पुरुषों का भी कर रही है। 6 लोग मारे जा चुके हैं, उनकी हत्याएं हो चुकी हैं और लगातार आगजनी हो रही है, हत्या हो रही है और यह सब कुछ हो रहा है केंद्रीय सुरक्षा बलों की अगुवाई में, उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में। जी हां, वही नरेंद्र मोदी अमित शाह की पुलिस के उसमें। अब आप समझ लीजिए, जब यह सब कुछ हो रहा हो और सुरक्षा बल खड़े ताक रहे हो तो समझ लीजिए कि कौन सी भारतीय जनता पार्टी है, उसके क्या संस्कार है और क्या रीति नीति है। जी, इसके बाद में मैं एक उदाहरण दे देता हूं, अंतर भी देखिए। कांग्रेस पार्टी भी केरल में जीती है, सरकार बनाने जा रही, लेकिन केरल में कांग्रेस के लोग कैसे अपने इस खुशी को, जश्न को मना रहे हैं ये भी देखिए। तो अब आप सोचिए, इस तरह अपनी खुशियां मना रहे हैं तो दोनों का अंतर आपके सामने आ गया। एक, कांग्रेस पार्टी इस तरह से जश्न मना रही है कि अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने बस अपना झंडा उठा के यहां खुशियां वो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं।
लेकिन वो किसी को मार नहीं रहे, किसी से हिंसा नहीं कर रहे हैं, किसी से तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश का हर नागरिक हमारा है, इस देश की हर संपत्ति हमारी है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारी ये किसी हरकत से किसी दूसरे को नुकसान होता है तो ये हमारे लिए दुखद है। मैं कभी नहीं कहता हूं कि देश कभी भाजपा मुक्त हो जाए या आरएसएस मुक्त हो जाए, बिल्कुल वह विचारधारा भी रहनी चाहिए जिससे वो भी अपने ढंग से सवाल उठाती रहे और अपने एक्शन करती रहे। और हमारी ड्यूटी है कि हम उसे शांति, अहिंसा और प्रेम सिखाएं, हम समाज को बदलें, समाज को हम उस स्थिति में लाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस समाज को ज़ॉम्बी बना रहे हैं, महिलाओं को ज़ॉम्बी बना रहे हैं, युवाओं को ज़ॉम्बी बना रहे हैं और इसके बाद में उनका जीवन खराब कर रहे हैं। मैं देख रहा था, कलकत्ता की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से, उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी तक की पढ़ाई एक तरह से मुफ्त है और जहां मुफ्त सी पढ़ाई, वहां पर पहुंच के ये एबीपी वाले लोग, ये बीजेपी वाले लोग वहां जाके अराजकता करते हैं, वहां मारपीट करते हैं और सब कुछ करते हैं। ये टीएमसी के ही दफ्तरों में तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के भी दफ्तरों में कर रहे हैं और दूसरों के में भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस यह कह रही है कि नहीं, हम आपके इस तोड़फोड़ का जवाब इस तरह से नहीं देंगे जैसे टीएमसी भी आपके साथ दे रही है, दोनों भिड़ रहे हैं। हम आपको शांति, अहिंसा, प्रेम के साथ करेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे, विरोध की आवाज उठाएंगे, लेकिन हम आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। यही कांग्रेस की नीति और रीति है, इसीलिए कांग्रेस सबसे बड़ी होके खड़ी हो जाती है। जब यह होता है तो हमें देखना चाहिए कि आखिर दुनिया जा कहां रही है और कैसे क्या होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये नहीं सोचती, वो तो सत्ता कब्जा करने के लिए हर कुकर्म करने को तैयार। यहां तक कि आप तमिलनाडु में देखिए, तमिलनाडु में विजय जोसेफ की पार्टी जीती है टीवी के और उसे वहां की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है। 108 सीटें वो जीती है, 118 सीटें चाहिए है, वोट चाहिए है उसे। अब आप सोचिए, जब यह स्थिति होती है तो टीवी के यानी विजय कांग्रेस के समर्थन के साथ में जाकर के राज्यपाल को देते हैं, दावा पेश करते हैं, बीजेपी का, आरएसएस का राज्यपाल है, तो उसको जब वो दावा पेश करते हैं कि साहब हम सरकार बनाने के लिए एलिजिबल है और हमें मौका दिया जाए, तो वो उसे मौका नहीं देना चाहते हैं और उसके लिए साजिशें रचते हैं। तो कैसे रचते हैं वह भी जानना चाहिए। वो कहते हैं आप 118 की पूरी लिस्ट लेके आइए, वो विधायक लेके आइए, तब हम देंगे। भारत का यदि आप इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी, पूरे नंबर नहीं थे, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी थी, इसलिए आमंत्रित की गई कि सरकार बनाइए आगे। उन्होंने सरकार 13 दिन की बनाई थी 1990 से। इसी तरीके से आपने देखा नीतीश कुमार का 2000 में कि उन्होंने सरकार बनाई थी इसी तरीके से, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी थी। और इसी तरह से आपको याद होगा येदियुरप्पा, उनकी सरकार को भी जो है बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार बनवा दी गई थी। तो अब आप सोचिए, जो लोगों के पास कुछ नहीं था उन्हें ये, और टीवी के को कहा जा रहा है नहीं आप ये करिए। क्यों? क्योंकि एक विधायक वाली भाजपा पूरी विधानसभा पे तमिलनाडु पर कब्जा कर लेना चाहती और वो उसके लिए साजिश रच रही है एआईडीएमके के साथ मिलकर। एआईडीएमके के विधायकों को उसने ले जाके पौंडीचेरी, जो केंद्र शासित है, वहां ले जाकर के रखा है। अरे भाई, जब आपके पास नंबर नहीं है तो आप वहां ले जाके क्या रख रहे हैं? विधानसभा में बहुमत साबित करना होता है, ना कि राज्यपाल के सामने साबित करना होता है। यह अपने आप में पर्याप्त होता है कि बहुमत है जिसके पास, वो
बुलाया जाएगा या फिर वो बुलाया जाएगा जो सबसे बड़ी पार्टी है, तो सबसे बड़ी पार्टी को सबसे पहला आमंत्रण दिया जाता है। लेकिन नहीं, आमंत्रण दूर की बात, विजय को दिया ही नहीं जा रहा है। विजय 2 बार मिलने गए लेकिन उन्हें कोई भी वो नहीं किया जा रहा है। यह राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर कर रहे हैं। तो यह कलंकित कर रहे हैं राज्यपाल के पद की गरिमा भी और भी चीजों की, और विजय को सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। इसकी आलोचना सब जगह हो रही। अब आप कहेंगे एमके स्टालिन भी कह रहे हैं कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए राज्यपाल को। एमके स्टालिन कह रहे हैं, जो हारे हैं, जिनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी है, उसके बावजूद राज्यपाल नहीं बुला रहा है। और यही नहीं, जो सीपीआईएम है उसके जो महासचिव हैं, एमए बेबी जो प्रमुख होते हैं, वो एमए बेबी कह रहे हैं टीवी के सबसे बड़ी पार्टी है, उसे बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल को मौका देना चाहिए, उन्हें बुलाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी जो बहुत बड़े संविधान वेत्ता भी हैं, विधिवेत्ता हैं, वो कहते हैं कि आज तक की संवैधानिक परंपराएं हैं, नियम है, और ये सदैव होता आया। जो भी सबसे बड़ी पार्टी होती है, पहला आमंत्रण उसे ही दिया जाता है, और यदि वो असफल हो जाती है या मना कर देती है तभी दूसरे को दिया जाता है। लेकिन भारत के संविधान के साथ खेलने वाले लोग, संविधान का रेप करने वाले लोग कैसे नहीं करेंगे? वो जनता की भावनाओं का रेप करते हैं, और जब जनता की भावनाओं का रेप करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसी स्थिति में उसकी निंदा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने उस संविधान की भावना का ध्यान रखा, उस जनभावना का ध्यान रखा, और टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस डीएमके अलायंस की हिस्सेदार थी। क्योंकि एक सेकुलर और अच्छी सरकार बननी चाहिए, जो जनता की सरकार बने। लेकिन यहां पर जिस तरह से यह किया जा रहा है, यह अपने आप बिल्कुल बेहद दुखद है, और इसको लेकर के निश्चित रूप से संविधान से खेल है। पीटीआई के मुताबिक थिरुवनंतपुरम ने कहा कि मैं राज्यपाल से अनुरोध करता हूं कि टीवी के अध्यक्ष विजय जोसेफ को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। इसी तरीके से वीसी के और वामपंथी दलों ने भी यही बात कही है। जब सभी कह रहे हैं तो राज्यपाल को परेशानी क्या? उनका जब वहां पर साबित करना होगा तब देखेंगे, और यदि वो नहीं साबित करेंगे तो आप जिसको भी बुलाना हो बुलाइएगा, राष्ट्रपति शासन लगाना हो लगाइएगा। लेकिन इस समय जिस तरह से भूमिका अदा कर रहा है, इसी तरह सीपीआई ने भी कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल से कि वो संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करे, ना कि बीजेपी के एजेंट की तरह से, और टीवीके को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका दे। लेकिन राज्यपाल ऐसा जब नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से दुखद होता है, शर्मनाक होता है। देख लीजिए, राज्यपाल के पास गए थे, लेकिन राज्यपाल जिस उसमें फंसे हुए हैं वो क्यों दिखाएंगे, आप ये देखिए। चिट्ठी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, उसके बावजूद वो बेहयाई का परिचय दे रहे हैं। यही बात तो राहुल गांधी कहते हैं, ये संविधान के दुश्मन है। और जब संविधान के दुश्मन होते हैं तो आप याद करिए नेहरू को। नेहरू संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए समर्पित थे। वो कभी किसी को रोकते नहीं थे, कहते नहीं थे। शायद यही वजह है कि भाजपा आरएसएस के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज्यादा गाली देते हैं। तो 70 साल से जिन्हें गाली दे रहे हैं, असली नेहरू पहचान क्या कराते हैं? नेहरू वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पीएम बनने से पहले अपनी सारी संपत्ति इस देश को खुद डोनेट कर दी। पीएम बनने के बाद में उनकी बेटी ने, जब चीन से लड़ाई चल रही थी, अपने जेवरात, अपना मंगलसूत्र तक उसके लिए दे दिया कि युद्ध में धन की कमी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने आईआईटी बनाने पर ध्यान दिया, आईआईएम बनाने पर ध्यान दिया, बड़े स्कूल, कॉलेज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट बनाने पर ध्यान दिया, बेंचमार्क स्थापित किया, कुछ बेचा नहीं, बल्कि
बेचने को था ही नहीं, उन्होंने तो बना के खड़ा किया, जोड़ा। और इसके बाद नेहरू ने चुनाव हारने के डर से कहीं संविधान बदलने की कभी नहीं सोची, कभी नहीं सोचा कि जनता क्या करेगी, कल के दिन हमारी सरकार चली जाएगी तो हम ये व्यवस्था कर लें। नहीं, नेहरू ने और लिबरल करते गए। तो यह समझिए, नेहरू ने कभी भी विपक्ष को देशद्रोही नहीं कहा। उनकी राजनीति सभी को सम्मान देने की रही। नेहरू ने, वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे। जिस ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिर्फ खोया और खोया, सम्मान भी खोया, विमान भी खोए और सैनिक भी खोए, अपने धन को भी खोया और अमन चैन भी खोया, अपने देश के नागरिक भी खोए जी। लेकिन नरेंद्र मोदी सेना के नाम पे वोट मांगते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, नेहरू कभी भी प्रेस से नहीं भागते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं भागते थे। नेहरू साइंटिफिक टेम्पर रखते थे, अंधभक्त नहीं थे नरेंद्र मोदी की तरह से। नेहरू यूनिवर्सिटी और संस्थानों को मजबूत कर रहे थे, बना रहे थे, पीआर इवेंट नहीं कर रहे थे। नेहरू इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे, कभी चुनाव आयोग, कभी सुप्रीम कोर्ट को मजबूत कर रहे थे, कभी तमाम दूसरी संवैधानिक संस्थाएं बना रहे थे और इस तरह से करके खड़ा कर रहे थे। अदालतों और जजेस को मजबूती दे रहे थे। तो नेहरू ने इतना मजबूत किया कि एक लोकतंत्र, दुनिया का सबसे शानदार लोकतंत्र बन के भारत खड़ा हुआ था। और उन्होंने फिर भी खुद को कभी विश्वगुरु नहीं कहा, जबकि 125 देश उनके पीछे थे और वो दुनिया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख थे जी। ये था, उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं छोड़ा, पुलिस नहीं छोड़ी कि परेशान किया हो कि आलोचना आप करते हैं तो हम आपको परेशान करेंगे। नेहरू जी ने जीतने के लिए धार्मिक नारों का इस्तेमाल नहीं किया, धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया। तो नेहरू अपनी इमेज चमकाने के लिए देश की संस्थाएं मजबूत कर रहे थे, ना कि उन्हें कमजोर कर रहे थे। वो अपने पीआर पे पैसा नहीं खर्च करते थे, बनाने पे खर्च करते थे। यह अंतर है दोनों। इसलिए यह समझ लिए, जब यह अंतर हो तो हमें जानने की जरूरत है। लेकिन यहां तो नफरत फैलाना, लड़ाना और सब कुछ करना, जब यह चल रहा हो तब भारत के नेता प्रतिपक्ष इस बात के लिए लड़ रहे होते हैं कि देश में सद्भावना हो, देश में प्रेम हो। जो भी राजनीतिक दल है, हो सकता है हमसे नाराज हो सकता है हमसे विपरीत विचारधारा की हो, लेकिन किसी के ऊपर हमला नहीं, क्योंकि है तो सब आखिर भारत के ही नागरिक, चाहे किसी जाति के हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे जैसे। तो अब आप सोचिए, यह अंतर है दो लोगों, दो विचारधाराओं। एक संविधान को खत्म कर रहा है, उससे खा रहा है। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर के ही बनाए उस संविधान को किस तरह से धूल धूसरित कर रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं। तो यह दिखता है। एक तरफ टैगोर का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ टैगोर ने ही जो कहा था कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा ही इस्तेमाल करने हैं, उसको किस तरह से नफरत के नारे के रूप में इस्तेमाल कर। तो यह आप समझिए, यह नरेंद्र मोदी है। और जब यह करते हैं तो समझ में आता है कि उन्होंने पूरे देश को कैसे नफरत में झोंक दिया है, जला रहे। तो ऐसे व्यक्ति का क्या प्रधानमंत्री होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। ऐसे राज्यपाल होने चाहिए थे, ऐसे राष्ट्रपति होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। सब कठपुतली बन गए। ना आज सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ना राष्ट्रपति बोल रहे हैं, ना तमाम सारी और संस्थाएं बोल रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मारा जा रहा है। सबसे ज्यादा महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं और रेपिस्ट भाजपाई है। तो साहब, फिर किससे आप सुरक्षा मांग रहे हैं? बिल्लियां दूध की रखवाली करेंगी क्या? कभी नहीं। फैसला आप करिए। जय